चलिए जी समृद्ध। तो आज हमारे सुविचार का शीर्षक है क्रोध का निष्प्रभाव। जैसे नरेश जी ने बताया, क्रोध तो हम सबके अंदर आता है। तो इसको हम निष्प्रभाव कैसे करें कि हमारे ऊपर इसका कोई बुरा असर ना पड़े। इस शीर्षक के ऊपर आज मैं अपना स्पीच दे रहा हूँ। तो आधा घंटा है, तो मैं तीन मुख्य भागों के अंदर अपनी स्पीच को बोलूंगा। पहला, क्रोध का कारण क्या है। दूसरा, क्रोध का प्रभाव क्या पड़ता है हमारे ऊपर। और तीसरा, इसको निष्प्रभाव कैसे करें, क्रोध को निष्प्रभाव कैसे करें। तो सबसे पहले, क्रोध का कारण क्या है। ये तो हम सबको पता ही है कि हम सब ब्रह्म के कण मात्र हैं। तो जब ब्रह्म से कण अलग होता है, तो उस कण के अंदर अहम भाव, ईगो, मैं, ये तत्व जागृत हो जाता है। क्योंकि ब्रह्म के अंदर तो कोई ईगो है नहीं, क्योंकि ब्रह्म तो सबके अंदर ही है। पूरा संसार, पूरी रचना ब्रह्म ही है। तो जब एक कण अलग होता है, तो कण के अंदर एक फ्रैक्शन के अंदर एक डिफरेंशिएशन कि मैं हूं करके आ जाता है। और ये जो ईगो है, इसके दो स्वरूप होते हैं, दो स्वभाव होते हैं। पहला होता है एग्रेसिवनेस, आक्रामकता। और दूसरा हो जाता है पोजेसिवनेस, जो हो गया अधिकारिता। तो जब भी इस कण की अधिकारिता को प्रश्न किया जाता है, इसकी ईगो को प्रश्न किया जाता है, अहम तत्व को प्रश्न किया जाता है, वो आक्रामकता में परिवर्तित हो जाती है। और उस आक्रामकता, एग्रेसिवनेस का एक स्वरूप क्रोध ही होता है, और क्रोध जन्म लेता है। तो ये तो हो गया एक आध्यात्मिक दृष्टि से कि क्रोध का जन्म कैसे होता है। कण के अंदर से ही जब रचना शुरू होती है, तब ही ये एक तरह का तत्व हमारे अंदर आ जाता है। दूसरा, ये हमें पता है कि पहले कण बना, कण के बाद एक सिंगल सेंस, वन सेंस लाइफ की रचना हुई, फिर टू सेंसेस, फिर थ्री सेंसेस, फिर फोर सेंसेस, फिर फाइव सेंसेस, और फाइनली अंत में मनुष्य की आया जो सिक्स सेंसेस है। मनुष्य के अंदर सोचने समझने की भी शक्ति है, प्लान करने की शक्ति है मनुष्य के। इसलिए मनुष्य बाकी सारे जो लाइव लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, सबसे ऊपर माना जाता है। तो जितने भी एनिमल्स हैं, उन सब से ही फाइनली मनुष्य आया। और ये एक तरह का एनिमल इम्प्रिंट ही है, क्रोध, जो मनुष्य के अंदर भी आ गया। अब एनिमल्स के अंदर तो ये एंगर, क्रोध का इम्प्रिंट जरूरी है उनके सर्वाइवल के लिए। क्योंकि जब भी कोई उनकी इच्छा, अब एनिमल्स की इच्छा क्या होती है, एनिमल्स की इच्छा सिर्फ सर्वाइवल की होती है कि मैं खाना खा पाऊं, मैं प्रजनन कर पाऊं, या मैं अपनी की रक्षा कर पाऊं अगर कोई मेरे पे हमला करे। बस तीन। तो ये तीनों उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं। जब भी इस इच्छा के अंदर कोई बाधा आती है, उनको क्रोध आता है। वो क्रोध एक प्रकार की एनर्जी होती है, बायोमैग्नेटिक एनर्जी फॉर्म ही होता है, जो हमारे अंदर की ऊर्जा होती है, उसको कंज्यूम करके वो अपनी रक्षा कर पाते हैं। तो एनिमल्स के अंदर तो क्रोध की रिक्वायरमेंट है, और जब वो अपनी सर्वाइवल अचीव कर लेते हैं, जब वो अपनी रक्षा कर पाते हैं, खाना जो खाना चाहते हैं वो खाना ले पाते हैं, तो क्रोध उनका समाप्त हो जाता है। तो एक तरह से अगर हम अब मनुष्य के अंदर देखें, मनुष्यों के अंदर तो रोज ऐसा जीवन बचाने का तो कोई रहता नहीं। मगर परंतु फिर भी अब छोटी छोटी, क्योंकि मूल तत्व क्या है, मूल तत्व है कि जब भी हमारी इच्छा, कोई भी इच्छा में बाधा आती है, तो हमें क्रोध आता है। तो मनुष्य में इच्छाएं क्या आती हैं, क्योंकि हम सिक्स सेंस ऑर्गेनिज्म हैं, हम काफी चीजों के बारे में सोचते हैं। तो किसी भी वस्तु की इच्छा हम रखते हैं, और जब वो नहीं मिलता तो हमें क्रोध आ जाता है। अब उदाहरण के तौर पे आप देखें, जैसे हम गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं सड़क के ऊपर, हमारी इच्छा है कि हम जल्दी से जल्दी निकल जाएं। तभी साथ में कोई हमें रास्ता हमारा क्रॉस कर गया, तो हमें क्रोध आ जाता है उस व्यक्ति के ऊपर। क्यों? हमारी इच्छा थी कि हम जल्दी से जल्दी सीधा चले जाएं, मगर किसी ने हमारी इच्छा में बाधा डाली, उस व्यक्ति पे उस सिचुएशन में हमें क्रोध आ जाता है। हम दूसरा उदाहरण, हम जैसे सोना चाह रहे हैं, सोते हुए कहीं एकदम घर के अंदर किसी ने जोर से टेलीविजन ऑन कर दिया, बहुत तेज आवाज आ रही है, हमें उस व्यक्ति पे क्रोध आ जाता है, क्योंकि इच्छा थी सोने की, हमारी इच्छा में बाधा आई, और हमें क्रोध आ गया। तो ये तो हमने क्रोध का कारण समझा कि
हमारी इच्छाएं बहुत होती हैं। तो जब भी कोई इच्छा रुकती है हमें क्रोध जन्म देता है। तो पहला तो ये हमने जैसे पिछले रविवार भी डिस्कस किया था कि जितनी कम इच्छाएं रखेंगे उतनी कम क्रोध आएगा, क्योंकि इच्छा है ही नहीं तो उसमें बाधा का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, ये तो एक बात हो गई। अब क्रोध का प्रभाव क्या होता है? तो क्रोध एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। जैसे अब हम सुबह ऑफिस के लिए जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, और घर में वाइफ ने लेट्स से चाय दी एक, और जल्दबाजी के अंदर थोड़ा सा हिल गई चाय और कपड़े के ऊपर गिर गई, बस वो क्रोध का कारण बन जाती है। क्यों? हमारी इच्छा थी कि हम फटाफट तैयार होके कपड़े पहन लिए, अब निकल जाएं। अब वो इच्छा में बाधा आ गई, क्योंकि अब शर्ट चेंज करनी पड़ेगी, तो क्रोध आ गया। और वो क्रोध अब हम दूसरे पे निकाल देते हैं, वाइफ के ऊपर क्रोध निकाल दिया और ऑफिस चले गए, खाना वाना नहीं खाया। अब वाइफ के ऊपर जो क्रोध आया, तभी घर के अंदर कोई बच्चा आया, वाइफ ने अपना क्रोध उसको ट्रांसफर कर दिया। वो छोटा बच्चा था, वो अपने स्कूल गया, वो भी क्रोधित था, उसने किसी मित्र के ऊपर क्रोध दे दिया। हम ऑफिस पहुंचे, रास्ते के अंदर कहीं कुछ हो गया तो किसी व्यक्ति के ऊपर हमने अपना क्रोध निकाल दिया, या ऑफिस में। तो एक चेन रिएक्शन की तरह रहता है। तो जो क्रोध हमारे अंदर आता है वो हमारे तक सीमित नहीं रहता, वो हम आगे फैलाते हैं। और दूसरा, क्रोध का ये भी हमें देखना चाहिए कि क्या ये क्रोध किसी और से तो ट्रांसफर हमारे अंदर नहीं हो गया। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अंदर तो क्रोध था नहीं, किसी और ने हमें ट्रांसफर कर दिया, तो हम क्या उसको रोक सकते हैं? तो क्रोध का जो प्रभाव है वो क्या होता है? तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जैसे क्रोध का कारण तो हमने देखा था, मगर क्रोध फिर जनरेट क्या होता है? तो जैसे मैंने बताया, क्रोध एक तरह का बायोमैग्नेटिक एनर्जी ही होती है, जो कंजम्पशन हम क्रोध के रूप में कर रहे होते हैं। अब बायोमैग्नेटिक एनर्जी क्या है? हम सब कण से बने हैं, लाइफ एनर्जी पार्टिकल से बने हुए हैं। और लाइफ एनर्जी पार्टिकल्स जो हैं, जब वो रोटेट करते हैं हमारे शरीर के अंदर, तो बायोमैग्नेटिक एनर्जी को जनरेट करते हैं। और वही बायोमैग्नेटिक एनर्जी एक एनर्जी है जिसको हम बोलने में, देखने में, सुनने में यूज करते हैं। और क्रोध के समय भी जो बाधा आई हुई है, उस बाधा को हटाने के लिए अब हम इस बल का प्रयोग करते हैं। अब जब हमको क्रोध आता है और बहुत तीव्र क्रोध आता है, तो हम हमारे जो बायोमैग्नेटिक एनर्जी की कंजम्पशन है वो बढ़ने लगती है। जब वो कंजम्पशन बढ़ने लगती है तो हमें और ज्यादा कंजम्पशन को, मात्रा को पूरा करने के लिए जो हमारे लाइफ एनर्जी पार्टिकल्स हैं उनको और ज्यादा स्पीड से रोटेट करना पड़ता है। तो जब और ज्यादा तेज से रोटेट करेंगे तो वो और बायोमैग्नेटिक एनर्जी जनरेट कर पाते हैं, जो उस क्रोध रूपी व्यवहार के अंदर कंज्यूम हो जाती है। तो साधारण स्थिति के अंदर जब हम एक शांत स्थिति में होते हैं, तो हमारी मेंटल वेव्स जो होती हैं, जो एक तरह से हमारा जिस टाइम वाइब्रेशन होती हैं, वो लो बीटा रेंज में होती है, अराउंड 14 14 साइकिल पर सेकेंड। पर जब हमें क्रोध आने लगता है तो ये धीरे 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 बढ़ने लगती है। तो 14 से 18, 20, और अगर बहुत तीव्र क्रोध आएगा तो 25, और अगर 30 तक चली जाएंगी तो हम सहन ही नहीं कर सकते, और कुछ भी हो सकता है हमारे शरीर को। तो ये तो हमने समझा। अब लाइफ एनर्जी पार्टिकल्स जो हैं, जैसे हमने देखा, वो बहुत जोर से उनको काम करना पड़ता है, रोटेट करना पड़ता है, और जो हमारी अधिक रिक्वायरमेंट है बायोमैग्नेटिज्म की वो जनरेट करती है। तो हमने जैसे पता ही है कि हमारा एक तो हो गया फिजिकल शरीर, भौतिक शरीर, एक हो गया सूक्ष्म शरीर। तो जितने भी लाइफ एनर्जी पार्टिकल्स हैं, करोड़ों की मात्रा में हैं, वो हमारे शरीर के सूक्ष्म शरीर की रचना करते हैं। तो सूक्ष्म शरीर, जितने भी लाइफ एनर्जी पार्टिकल्स हैं, उन सबको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। और जो हमारी फिजिकल शरीर है उसको हम भौतिक शरीर बोलते हैं। तो जब हम एक शांत स्थिति में होते हैं, जब हमारी मेंटल वेव नॉर्मल होती है, 14 सेकेंड होती है या उससे भी कम होती है, तो सूक्ष्म शरीर की जो वॉल्यूम है, जो लाइफ एनर्जी पार्टिकल्स हैं, वो आपस में पास पास ही रहते हैं। तो उसकी जो वॉल्यूम है वो हमारे फिजिकल शरीर के अंदर ही रहती है।
शांत स्थिति के अंदर। तो और जब हमको क्रोध आता है, और कई बार बहुत तीव्र क्रोध आता है, तो बायोमैग्नेटिज्म जनरेट करना पड़ता है, जैसे अभी मैंने बताया लाइफ एनर्जी पार्टिकल्स को। तो लाइफ एनर्जी पार्टिकल्स जब बहुत तेज रोटेट करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स में गैप, एक तरह से जो गैप होता है वो बढ़ने लगता है। और जब वो गैप बढ़ता है तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसकी वॉल्यूम फिजिकल शरीर से भी बढ़ जाती है, और वो फिजिकल शरीर से बाहर चली जाती है। और ये उदाहरण के तौर पे इसी तरह होगा जैसे एक हम कभी दूध को उबालते हैं, तो दूध एक नॉर्मल टेम्परेचर पे नॉर्मल तरीके से जो बर्तन है उसके अंदर ही रहता है, और जैसे जैसे वो दूध को हम गर्म करने लगते हैं, दूध उस बर्तन से बाहर निकल जाता है, उबल के बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स के अंदर रिपल्सिव फोर्स की वजह से गैप बढ़ जाता है, वॉल्यूम ऑफ दूध जो होता है वो बढ़ जाता है, और वो फिर उस वाले फिजिकल भौतिक शरीर हो गया लेट से वो पतीला, और वो फिर उसमें से बाहर निकल जाता है, और जो दूध उस पतीले से बाहर निकल गया उसका क्या कर सकते हैं, वेस्ट हो गया, बेकार हो गया। उसी तरह जब हमें क्रोध आता है तो हमारा जो बहुत ही अमूल्य हमारे पास जो चीज वस्तु है वो है लाइफ एनर्जी पार्टिकल। अमूल्य है, इसको हम ऐसे नहीं पा सकते, ये तो हमको जब हमारे जन्म होता है उससे मिलता है, मेडिटेशन हेल्प करता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इतनी अमूल्य वस्तु जो है जब क्रोध आता है वो हमारे जैसे दूध उबल के पतीले से बाहर निकल बिखर जाता है, नष्ट हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, उसी तरह ये अमूल्य लाइफ एनर्जी पार्टिकल्स निकल जाते हैं, हमारे शरीर से बाहर चले जाते हैं। और जो बाहर चले जाते हैं वो वापस नहीं आते। और इसीलिए ये लॉस ऑफ लाइफ एनर्जी पार्टिकल जब बहुत अधिक हो जाता है तो मृत्यु भी हो जाती है। जैसे जैसे हम धीरे धीरे अपना एजिंग करते हैं, जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारे शरीर में जो सूक्ष्म शरीर है उसमें से लाइफ एनर्जी पार्टिकल्स घटते जाते हैं। और एक क्षण ऐसा आता है जब लाइफ एनर्जी पार्टिकल्स सफिशिएंट नहीं होते और खत्म हो जाते हैं और मृत्यु हो जाती है। परंतु जब हम क्रोध करते हैं तो क्रोध करने के कारण हमारा जो रेट ऑफ डिप्लीशन है लाइफ एनर्जी पार्टिकल्स का वो बढ़ जाता है। अगर क्रोध ही हमारा स्वभाव बन जाता है तो अगर नॉर्मल कंजम्पशन हम उदाहरण के तौर पे के 100 लाइफ, मैं जस्ट उदाहरण बोल रहा हूँ, 100 लाइफ एनर्जी पार्टिकल्स पर सेकेंड हम कंज्यूम कर रहे हैं या पर डे हम लूज कर रहे हैं एजिंग के कारण, तो क्रोध करने के कारण वो 100 200 300 कितना तीव्र हमारा क्रोध है उसके हिसाब से बढ़ते जाते हैं। स्टॉक तो इतना ही है लाइफ एनर्जी पार्टिकल्स का, तो वो जल्दी जल्दी डिप्लीट होता है। तो अगर हम क्रोध करते हैं तो मृत्यु भी जल्दी होगी। और अगर हम शांत रहते हैं तो हमारा लाइफ एनर्जी पार्टिकल का लॉस भी कम हो जाता है, तो हमारी लंबी उम्र हो सकती है, हम 100 वर्ष तक भी जी सकते हैं, और पूरे स्वास्थ्य के साथ 100 वर्ष तक हम जी सकते हैं। तो ये तो हमने क्रोध का प्रभाव देखा कि क्रोध का प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ता है, ये तो एक तरह से हमारे पूरे शारीरिक चीज पे पड़ता है। और जब भी हम क्रोध करते हैं उसके बाद सबसे पहले हमें बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। अगर हम बहुत तीव्र क्रोध करते हैं तो वो जब खत्म हो जाता है, जब हम बैठते हैं तो बहुत थक जाते हैं, पानी लाओ, पानी पीने की इच्छा होती है, कुछ आराम करें, विश्राम करें। क्यों? क्योंकि हमने पूरा अपना बायोमैग्नेटिक एनर्जी का स्टॉक कंज्यूम कर दिया, जला दिया उस क्रोध के अंदर, लाइफ एनर्जी पार्टिकल्स भी हमने खो दिए उस क्रोध के अंदर। तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि मेंटल फ्रीक्वेंसी भी हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारे ब्रेन सेल्स जो हैं वो नष्ट होने लगते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड खत्म हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति हमारी खत्म हो जाती है, हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम पे उसका बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है, हाथ पैर हमारे कांपने लग जाते हैं, और हार्ट में, लंग में, डाइजेशन में इसका फर्क पड़ता है, अल्सर्स हो जाते हैं। तो ये सारे हम सबको पता ही है, क्योंकि हम सब ने एक्सपीरियंस किया है जब भी कोई बहुत तीव्र क्रोध आएगा उसके बाद क्या होता है। तो ये हमारे शरीर को नष्ट ही करता है क्रोध। जिस व्यक्ति पे हम क्रोध की वजह से गुस्सा कर रहे हैं वो तो अलग बात है, उसको तो नष्ट करेगा, वो जितना नष्ट करेगा वो है, मगर पहले खुद को नष्ट कर रहा है। और अब ये तो शारीरिक भौतिक हमने इफेक्ट देखा क्रोध का, आध्यात्मिक इफेक्ट भी होता है क्रोध का। वो क्या होता है? जैसे लॉस ऑफ लाइफ एनर्जी पार्टिकल्स हुआ है,
तो जब लाइफ एनर्जी पार्टिकल्स ही हमारे शरीर से कम होते जाते हैं, तो हमारी ध्यान करने की भी जो क्षमता है वो गिरती जाती है, ध्यान नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो आप अगर मेडिटेशन करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, तो अगर आप क्रोध करते रहेंगे तो ध्यान भी नहीं कर पाएंगे। और दूसरा काफी प्रमुख जो असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है क्रोध का, वो जिस व्यक्ति के ऊपर अब हमने क्रोध किया, वो व्यक्ति को बुरा भला कहा, वो व्यक्ति से हमने हाथापाई की, मार पिटाई की, उसकी भी एक मेंटल वेव जो कर्स की है वो भी महसूस करता है, और वो मेंटल वेव जो कर्स की है वो भी हमारे प्रति ही केंद्रित होती है। तो वो तो हमारे ऊपर असर डालती ही है। और जैसे हमें ऑर्डर ऑफ नेचर पता है, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी पता है, तो जो हमने ये क्रोध के अंदर आके दूसरे व्यक्ति को बुरा भला कहा, या उससे फिजिकली उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया, तो वो एक सिन इम्प्रिंट हमारे लिए भी बन जाता है। और कॉज एंड इफेक्ट के तहत कभी ना कभी वो सिन इम्प्रिंट हमारे सामने फिर कोई ना कोई कठिनाई या बीमारी लेके प्रस्तुत फिर से वापस प्रेजेंट होगा, प्रस्तुत हो जाएगा। तो संक्षेप में, हर बार जब भी हम क्रोध करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हम स्वयं को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्रोध तब आता है जब हमारी कोई इच्छा की पूर्ति नहीं होती। वो इच्छा क्या हुई? कोई एक भौतिक वस्तु हो गई जो 99% अनावश्यक होगी, आवश्यक भी नहीं है हमारे अच्छे जीवन के लिए। चलिए, आवश्यक भी है मगर हमारे जीवन के लिए है, मगर क्योंकि इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही तो हमें क्रोध आ गया, या हमारी ईगो हर्ट हो गई, हमारा अहम हर्ट हो गया, तो हमें क्रोध आ जाता है। इसके लिए तो हम ये पूर्ति करना चाह रहे हैं, मगर इस पूर्ति के लिए हम क्या चीज गवा रहे हैं? हम गवा रहे हैं अमूल्य लाइफ एनर्जी पार्टिकल्स, अमूल्य बायोमैग्नेटिक एनर्जी। तो सांसारिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए, एक बैंकर की दृष्टि से भी देखा जाए, तो ये सौदा घाटे का ही है। कोई प्रॉफिट नहीं है इस सौदे के अंदर, क्योंकि एक अमूल्य चीज को देके हम एक बहुत छोटी सी जिसकी उपयोग हो या ईगो हो उसकी वर्धन के लिए हम पा रहे हैं, तो ये घाटे का सौदा है। तो हमने अभी तक डिस्कस किया क्रोध का कारण क्या होता है, क्रोध का प्रभाव क्या होता है, और अब हम एक मूल तत्व पे बात करते हैं कि ये फिर क्रोध को निष्प्रभाव कैसे करें। थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है म्यूट पे, थैंक यू। तो अब हम देखते हैं कि क्रोध को ये निष्प्रभाव कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही इफेक्टिव तरीका क्रोध का निष्प्रभाव करने का है ध्यान। क्योंकि ध्यान के मार्ग में ही हमारा जो मेंटल वेव्स हैं वो अल्फा नॉर्मल, जब हम जी रहे होते हैं तो हमारी मेंटल वेव्स बीटा लेवल पे रहती हैं, अराउंड 14 से 30 साइकिल्स पर सेकंड, जैसे हमने डिस्कस किया। और जब हम मेडिटेशन करने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं, तो हमारा मेंटल वेव्स जो हैं वो अल्फा लेवल पे 8 से 13 साइकिल्स पर सेकंड पे आ जाती हैं। और जैसे जैसे हम अपने ध्यान के अंदर और आगे बढ़ते हैं, तो और गहरे ध्यान करते हैं, तुर्यातीतम ध्यान करते हैं, तो हम धीरे धीरे मेंटल वेव्स जो हैं थीटा और डेल्टा लेवल पे भी आ जाती हैं। इस कारण क्रोध हमें बहुत कम आता है और हमारी सहनशीलता काफी बढ़ जाती है। तो जो भी सिचुएशन होती है उस सिचुएशन में हमें क्रोध नहीं आता, क्योंकि हमारी मेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो लो लेवल पे काम कर रही है। और सबसे पहले तो ध्यान एक मार्ग है जो हमें क्रोध को निष्प्रभाव कर सकता है। और जिस तरह से हमने अभी तक डिस्कस किया कि क्रोध जो है वो लाइफ एनर्जी का कंज्यूमर है, मगर ध्यान जो है वो लाइफ एनर्जी का प्रोटेक्टर है और इन्हेंसर भी है। क्योंकि कुछ ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, त्राटक हो गया, दर्पण त्राटक, दीपक त्राटक, जिसके अंदर हम लाइफ एनर्जी पार्टिकल्स का वर्धन भी कर पाते हैं। तो मूल तौर पे ध्यान एक बहुत ही जरूरी प्रोसेस, प्रक्रिया हो जाती है जो हमें क्रोध से मुक्ति दिला सकता है। और दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है आत्मचिंतन करना, इंट्रोस्पेक्शन करना अपने ऊपर, क्रोध के ऊपर, कि हमें क्रोध कब आता है, क्यों आता है, कैसे आता है,
और निश्चय करना, ऑटो सजेशन रखना कि ये क्रोध अब हम नहीं करेंगे। तो अब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आत्मचिंतन क्रोध को रोकने के लिए कैसे करें। और उसके लिए जो मूल तत्व है वो है क्षमा भावना। वो बहुत ही अनिवार्य है क्रोध को रोकने के लिए। तो एक आत्मचिंतन के लिए कि क्रोध पे हम कैसे नियंत्रण कर पाएं, क्रोध को निष्प्रभाव हम कैसे कर पाएं, सबसे पहले हम एक थोड़ी देर के लिए तुरिया मेडिटेशन कर लें, आज्ञा मेडिटेशन कर लें, जिसमें भी हमें कन्वीनियंट लगे वो थोड़ी देर के लिए कर लें, 5-10 मिनट के लिए कर लें। और उसके बाद शांत स्वभाव में आके अब हम एक लिस्ट बनाएं कि कौन कौन से व्यक्तियों के ऊपर हमें क्रोध आता है। तो सोच के और एक ऑर्डर में लिखते हैं, सबसे ज्यादा सबसे फ्रीक्वेंटली जिसपे क्रोध आता है उसको नंबर 1, फिर नंबर 2, नंबर 3, उस तरह से कर लें। और इसी तरह एक लिस्ट हम बनाएं सरकमस्टांसेस का। कई बार हमें व्यक्ति विशेष पे क्रोध नहीं आता, मगर कोई सरकमस्टांसेस होते हैं, जब भी वो सरकमस्टांसेस आते हैं तो हमें उस सरकमस्टांस में क्रोध आ जाता है। तो उसका भी एक लिस्ट बना लें। वो 2-4 ही होंगे, 5 ही होंगे, जो भी सरकमस्टांसेस हैं, तो ये दो हम लिस्ट बना के रख लें। और फिर हम पहले व्यक्ति के ऊपर, पहले अभी हम पर्सन्स की बात करते हैं, तो पहले उस व्यक्ति पे जो हमारी लिस्ट में है उसके ऊपर अब हम ध्यान केंद्रित करें। और उसमें अब हम आत्मचिंतन करना शुरू करें कि इस वाले व्यक्ति पे, छोटी सी मेडिटेशन, तुरिया मेडिटेशन करने के बाद तब हम उस व्यक्ति पे ध्यान करें कि इसमें कारण क्या है, कि इस व्यक्ति पे हमें क्यों क्रोध आता है, कारण क्या है। उसके बाद हम सोचें कि इसमें कोई स्वयं की तो गलती नहीं है, हमारी गलती तो नहीं है, ये भी हम एनालाइज करें। उसके बाद ये जरूर हम समझें कि इस व्यक्ति का उद्देश्य क्या था। इसके ऊपर अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। और उस व्यक्ति के अच्छे कार्य क्या हैं, ये भी सोचें। तो एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, अब एक सिचुएशन लेते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन के ऑफिस है, ऑफिस में एक हमारा सबॉर्डिनेट है, हमने वो लिस्ट में हमारे नंबर 1 आ गया कि हमें सबसे ज्यादा क्रोध इस पे आ। तो अब हम अपना आत्मचिंतन का प्रोसेस शुरू करें। हमने सूर्या मेडिटेशन की, आज्ञा मेडिटेशन की, उसके बाद लिस्ट में नंबर 1 ये व्यक्ति आया, तो अब हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति के कारण क्या है, किस कारण हमें इस व्यक्ति के ऊपर सबसे ज्यादा क्रोध आता है। तो आत्मचिंतन करते हुए हमें पता चलता है कि यह व्यक्ति अपना कार्य ठीक तरह से नहीं करता, हमारी उपेक्षा के अनुसार ये कार्य नहीं करता, इसलिए हमें क्रोध आता है। ठीक है। उसके बाद लेकिन ये जब हमें समझ में आ गया, तो दूसरा इसका स्टेप है कि कोई हमारी गलती तो नहीं है। तो अब हमें अपने से पूछना चाहिए, सबसे पहले क्या हमने अपनी उपेक्षा उसको बता रखी है उस व्यक्ति को, क्योंकि हमको लग रहा है कि वो जो काम कर रहा है हमारी उपेक्षा से नीचे रह रहा है तो क्रोध आ रहा है। क्या उस व्यक्ति को हमारी उपेक्षा पता भी है, पहला। दूसरा, क्या उस व्यक्ति को हमारी मदद चाहिए ये काम काम करने में, कार्य करने में, और हम दे रहे हैं कि हम नहीं दे रहे। कई बार हो सकता है हम भी अपने काम में बिजी हैं, तो हम उसको वो मदद जो उसको चाहिए इस कार्य को हमारी उपेक्षा तक करने में, वो हम दे नहीं पा रहे, तो वो कार्य का लेवल कम ही रहेगा। तो एक ये आत्म और भी 1000 कारण हो सकते हैं, वो हमें ही सोचना है। तो वो हम सोचेंगे, कई बार हम महसूस करेंगे हाँ ये तो हमें इस कार्य को पूरी तरह से कंप्लीट करने में इस छोटे से पीस के अंदर मेरा इन्वॉल्वमेंट जरूरी था, मैं तो इन्वॉल्व हुआ ही नहीं। तो हमें समझ में आएगा ये तो हमारी भी गलती है कि वो आउटपुट ठीक से नहीं आ रहा। उसके बाद ये बड़ा सोचना जरूरी है कि उस व्यक्ति का उद्देश्य क्या है। हमें गुस्सा तो आ रहा है, वो काम ठीक से नहीं हो रहा, जो भी कुछ काम हुआ उसका उद्देश्य क्या था, इंटेंशन क्या थी। उसका उद्देश्य क्या ये है कि मेरे को क्रोधित कराए, उसका उद्देश्य ये है कि काम ढंग से ना करे, क्या ये है, या उसका उद्देश्य है कि मैं काम अपनी जो क्षमता है उसके अनुसार बेस्ट करूं। ये हमें सोचना है कि उद्देश्य क्या है। और लास्ट में हमें ये भी सोचना है कि ठीक है, ये एक कार्य वो ढंग से नहीं कर पा रहा, मगर काफी और ऐसे कार्य होंगे जो बहुत अच्छी तरह उसने किए होंगे, कुछ ना कुछ तो उस व्यक्ति में अच्छा होगा। ये पूर्ण विश्लेषण करना बहुत जरूरी। और जब हम उद्देश्य की बात करते हैं तो कई बार हमें लगेगा कि हाँ उसका उद्देश्य था कि ढंग से काम नहीं करना, क्योंकि उसको घर भागना होता है, जल्दी जल्दी जाना होता है। तो
उसका उद्देश्य है कि ढंग से काम ना करे। तो ये हमारा गेस ही है, ये हमारा एजम्पशन ही है। और उस टाइम, उस समय हम जब उसका उद्देश्य समझना चाह रहे हैं तो दो तीन और बेनिफिट ऑफ डाउट भी उसको देके हम थोड़ा सोचें उसका उद्देश्य क्या है। अगर हम कहते हैं कि नहीं, उसको जल्दी घर भागना होता है, तो क्या हम ये भी सोच सकते हैं कि शायद उसके घर में उसके छोटे बच्चे हैं इसलिए उसको जल्दी घर भागना होता है, ये भी उसका उद्देश्य है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट देना भी जरूरी है। जब एक नेगेटिव अजम्पशन करते हैं उसकी इंटेंशन की, तो दो और अजम्पशन कर लें जो उसको थोड़ा पॉजिटिव एरिया के अंदर लेके आए। तो ये जब आत्मचिंतन हमने एक व्यक्ति के बारे में पूरा कर लिया, उसके बाद, और यदि उस व्यक्ति की, अब हमने सारा आत्मचिंतन किया, आत्मविश्लेषण किया, और उसके बाद हमें निष्कर्ष ये आया कि हाँ, वह व्यक्ति जानबूझ के गलत काम करता है, उसका मन नहीं कर रहा काम करने का, वो बस ऑफिस में टाइम पास करने आ रहा है, और ये आपका विश्लेषण है। अगर ये भी विश्लेषण है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि पिछले 1 साल 6 महीने से हम हर बार उस पर क्रोध करते हैं, उसको कहते भी हैं, बात भी करते हैं क्रोध के अंदर, मगर क्या उस क्रोध से उस पर असर पड़ा है अभी तक? नहीं पड़ा अभी तक। तो भी इस क्रोध का फिर उपयोग क्या है? जब ये सब हम समझ में आते हैं, तो यहां पे जैसे मैंने सबसे पहले बोला था, क्षमा भावना, कि पहले उसको हम क्षमा करें, और दूसरा, उसके ऊपर शुभकामनाएं या ब्लेसिंग्स उसको हम दें, और ये 1 सप्ताह तक हम ये रेगुलर करें, एक व्यक्ति पे फोकस करके, और निश्चय करें कि हम उस पर अब क्रोध नहीं करेंगे, और उसको ब्लेसिंग्स दें, उसको शुभकामनाएं दें, और उसको क्षमा तो करें, क्योंकि जब तक हम उसको क्षमा नहीं करेंगे तब तक हम ब्लेसिंग्स नहीं दे पाएंगे। तो हम क्षमा करें, और 1 हफ्ते तक हम रेगुलर ये प्रैक्टिस करें, और रोज रात को जब हम सो रहे हो तो आत्मचिंतन फिर से करें कि आज पूरे दिन में इस व्यक्ति पे हमने कितनी बार क्रोध किया, क्या कारण था। धीरे धीरे हम ये देखेंगे कि क्रोध अब हम उस पर कम कर रहे हैं, और ब्लेसिंग्स रेगुलरली दें। और उस तरह 1 हफ्ते के बाद जब हम ये रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, तो हम देखेंगे कि अब उस व्यक्ति पे क्रोध नहीं आ रहा, और हमारे ब्लेसिंग्स का भी उस पे असर होगा, उसमें बदलाव आने लगेगा जब हम मेडिटेशन करने के बाद ब्लेसिंग्स देंगे उस व्यक्ति को। तो और दूसरा पहलू इसका हमें यह भी समझना चाहिए कि हम क्रोध कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? उसको ठीक करना, कि वह व्यक्ति गलत मार्ग पे कर रहा है, गलत तरीके से कार्य कर रहा है, अब उसको ठीक करना है। मगर उससे भी बड़ा उद्देश्य हमें स्वयं को ठीक करना है, क्योंकि क्रोध करना हमें पता है आध्यात्मिक पहलू से भी और भौतिक पहलू से भी हमारे लिए नुकसान ही करता है। तो हमें जब पता है कि हमारा नुकसान ही कर रहा है, और फिर भी हम वो ही कार्य कर रहे हैं जो स्वयं का नुकसान कर रहा है, तो ये भी तो ठीक करना है। तो जब भी हम क्रोध करने लगें, तो और किसी दूसरे व्यक्ति को ठीक करने के लिए क्रोध करें, तो हमें पहले ये सोचना चाहिए कि पहले स्वयं को तो ठीक कर लो। उसको ठीक करने के लिए क्रोध कर रहे हो, तो स्वयं को तो ठीक करो, कि क्रोध ही ना करो, क्योंकि ये स्वयं को नुकसान पहुंचाना है। तो इस तरह से जब हम सोचेंगे और समझेंगे, और रेगुलर इंट्रोस्पेक्शन में पहले व्यक्ति पे करेंगे 1 सप्ताह तक रोज, और रोज जब हम शाम को रात को सो रहे होंगे रिफ्लेक्ट करेंगे कि कितनी बार किया, धीरे धीरे हमें उस पर क्रोध आना खत्म हो जाएगा। फिर हम दूसरे व्यक्ति को लिस्ट में जो है उसके बारे में इसी तरह से विश्लेषण करें कि क्यों व्यक्ति पे क्रोध आता है, कारण क्या है, हमारी क्या उसमें गलती है, उस व्यक्ति का उद्देश्य क्या है, और उस व्यक्ति ने तो कुछ अच्छा कार्य किया होगा, उसकी भी सोचें, और निश्चय करें कि अब से मैं इस व्यक्ति पे क्रोध नहीं करूंगा। और फिर वही शाम को सोते हुए रिफ्लेक्ट करें कितनी बार मैंने क्रोध किया। तो धीरे धीरे सेकंड व्यक्ति पे, पहले व्यक्ति पे 7 दिन लगेंगे, दूसरे व्यक्ति पे और कम टाइम लगेगा, धीरे धीरे आपकी लिस्ट छोटी होती जाएगी। इसी के साथ जब शाम को जब हम सो रहे हो, हमें ये भी एक बार रिफ्लेक्ट करें कि आज पूरे दिन में मैंने कितनी बार क्रोध किया, कितने लोगों पे क्रोध किया। उसमें कई बार ऐसा होगा कि लिस्ट में वो व्यक्ति है नहीं, तो लिस्ट में फिर हम ऐड भी कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखें कि फिर धीरे धीरे उस लिस्ट को हमें छोटा तो करना ही है।
इसी के साथ जैसे मैंने दूसरा बताया था, तो पहला तो हो गया किस व्यक्ति पे हमें क्रोध आता है, हमने लिस्ट बनाई। फिर कुछ सर्कमस्टांसेस में भी हमें क्रोध आता है, व्यक्ति विशेष पे नहीं आता। जैसे हम गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं रास्ते में, अब वहां पे भी हमें क्रोध आएगा कई बार। कोई लेफ्ट गलत मुड़ गया, कोई राइट गलत मुड़ गया, कोई एकदम हमारे सामने से ओवरटेक करके चला गया, कोई बहुत स्पीड से जा रहा है, किसी ने रेड लाइट क्रॉस कर ली। एक ये उदाहरण के तौर पे एक सरकमस्टांस है ये, इसमें कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। जब हम न्यूज देखते हैं या डिबेट देखते हैं या डिस्कशन देखते हैं तो कई बार क्रोध आता है, या मूवी देखते हैं तो क्रोध आता है, या कोई भी ऐसे और सिचुएशंस होंगी जिसमें व्यक्ति विशेष नहीं है, मगर एक सरकमस्टांस ऐसा है जिसमें हमें क्रोध आता है, या मैच देख रहे हैं क्रोध आ रहा है, उसका भी हमें विश्लेषण करना है। क्योंकि क्रोध किसी भी फॉर्म में आए, किसी व्यक्ति पे आए या किसी सिचुएशन में आए, क्रोध हमारे लिए हानिकारक है, कोई फायदा नहीं है उस क्रोध का। तो उस सिचुएशन का भी हम एनालाइज करें और आत्मनिश्चय करें कि अब इस सिचुएशन के अंदर मैं क्रोध नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे क्रोध से कोई फायदा होना नहीं। उससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई जिसने गलत ओवरटेक करके जाना था वो तो चला गया, अब मेरे क्रोध से क्या फायदा होना है, मेरे को ही बस नुकसान हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। तो जब हम इस तरह आत्मविश्लेषण करेंगे तो हम धीरे धीरे स्वयं ही नोट करेंगे कि हमें क्रोध अब कम आ रहा है। और जैसे जैसे क्रोध कम आएगा, हमारी शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा, हमारी मेंटल फ्रीक्वेंसी कम रहेगी, हम ध्यान अच्छी तरह लगा पाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, और एक एक सेल हमारा जो है वो खुशी से रहेगा, जिससे जो हमारे जीवन में भी दिखेगा और जो हमारे आसपास लोग रहते हैं उनके जीवन में भी दिखेगा, क्योंकि वो चेन रिएक्शन खत्म हो जाएगा। तो इसके साथ ही मैं अपना स्पीच समाप्त करता हूं, और प्रश्न उत्तर के लिए हम खुल सकते हैं।